आज के खर्चा पानी में बात होगी मंदी की। जानेंगे कि क्या दुनिया मंदी के गर्त में फंसेगी या उससे बच निकलेगी, कब तक फंसेगी, यानी मंदी की आमद की तारीख क्या होगी। मंदी को लेकर दुनिया भर के बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने क्या कुछ कहा है और वैश्विक मंदी का भारत पर क्या असर होगा। दुनिया में मंदी आ चुकी है, आने में कितना और समय लगेगा ये तो वक्त बीतने के साथ आपको पता ही चल जाएगा। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि दुनिया भर के बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और एजेंसीज ने मंदी को लेकर क्या संकेत और अनुमान जताए हैं। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि मंदी किसे कहते हैं। दरअसल जब किसी देश की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ यानी जीडीपी ग्रोथ 2 तिमाहियों में लगातार घटती है तो उसे तकनीकी भाषा में मंदी का नाम दे देते हैं। लेकिन आसान शब्दों में कहें तो अर्थव्यवस्था जब बढ़ने की बजाय गिरने लगे और ये हालात कई महीनों तक बने रहे तो यह मंदी होती है। आमतौर पर मंदी आने पर लोगों की आमदनी कम होने लगती है, कंपनियां लागत घटाने के लिए कर्मचारियों को नौकरी से निकालने लगती हैं, मंदी के डर से निवेशक शेयर बाजारों से पैसा निकालने लग जाते हैं, नतीजतन शेयर मार्केट भरभराने लगता है। अब बात करते हैं उन एजेंसियों के बयानों की जिनसे इस बात का पता चलता है कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं का देर सबेर मंदी के भंवर में फंसना तय है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ से। आईएमएफ ने चेतावनी दी कि दुनिया भर में मंदी का जोखिम बढ़ रहा है। आईएमएफ इस साल 3 बार ग्लोबल ग्रोथ का अनुमान घटा चुका है। आईएमएफ ने कहा कि 2022 में दुनिया की आर्थिक विकास दर 3.2% रहेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, 2023 आते आते हालात और बिगड़ेंगे और ग्लोबल जीडीपी 2.9% रहने का अनुमान है। इसी तरह से विश्व बैंक ने भी आगाह किया है कि दुनिया तेजी से मंदी की ओर बढ़ रही है। विश्व बैंक ने 2023 के लिए ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को 3% से घटाकर 1.9% कर दिया है। इसके अलावा जापान की ब्रोकरेज फर्म नोमुरा ने एक रिपोर्ट में कहा कि साल भर के अंदर दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं मंदी की चपेट में आ जाएंगी। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भी दावा किया कि अंधाधुंध बढ़ती महंगाई दुनिया को मंदी की ओर धकेल रही है। मूडीज ने 2022 के लिए ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ का अनुमान भी 4.2 से घटाकर 2.7% कर दिया है। मूडीज ने साल 2023 में ग्लोबल जीडीपी के 3.6% से घटकर 2.3% रहने का अनुमान जताया है। कुछ और बयानों पर भी गौर फरमाते हैं। 2008 की मंदी की भविष्यवाणी करने वाले अर्थशास्त्री नूरियल रूबिनी ने कहा कि अमेरिका समेत दुनिया भर में मंदी का सबसे लंबा और बुरा दौर आने वाला है। रूबिनी का मानना है कि अमेरिका और दुनिया भर में मंदी की शुरुआत इस साल के अंत में होगी, जो 2023 के आखिर तक चल सकती है। इस दौरान दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं तबाही के मंजर देख सकती हैं। ऑडिट एवं परामर्श देने वाली संस्था केपीएमजी के सर्वे में भी कहा गया कि भारत के 66% कंपनी के सीईओज को अगले 1 साल में मंदी की आशंका नजर आ रही है, जबकि वैश्विक स्तर पर 86% सीईओज का मानना है कि मंदी आना तय है। इस बारे में हमने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की पूर्व प्रोफेसर और जाने माने अर्थशास्त्री डॉक्टर अरुण कुमार से बात की। आइए उन्हें सुनते हैं। तो जैसे कि 2007-8 का जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था, तो जब तक लेहमा ब्रदर कोलैप्स नहीं किया तो बाकी, जैसे मैंने भी फरवरी 2008 में लिखा था कि मंदी आ गई है, तो जो आईएमएफ ने सिर्फ लेहमा ब्रदर्स के बाद कहना शुरू किया कि मंदी आ गई है। नहीं तो तब तक वो कह रहे थे सितंबर तक कि 1% तो ग्रोथ होगी। तो वही बात अभी भी लागू होती है कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो आईएमएफ हैं, वो कहते रहेंगे कि मंदी आने वाली है, पर जैसे कि अमेरिका में 2 क्वार्टर में नेगेटिव रेट ऑफ ग्रोथ हो गया, ब्रिटेन में नेगेटिव रेट ऑफ ग्रोथ हो गया, यूरोप का हाल वही है, तो फिर तो मंदी एक तरह से दुनिया में आ ही गई है। तो ये कहना कि आगे आएगी, वो मुझे लगता है कि सही नहीं है। दूसरी बात, मंदी किसको कहते हैं? मंदी का मतलब होता है कि आपका जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो नेगेटिव हो जाए, मतलब वो रेट ऑफ ग्रोथ गिरने लगे, जो आपका जो अर्थव्यवस्था है उसमें गिरावट आने लगे, ना कि बढ़ रहा है। तो इसमें ये कहा जाता है कि अगर एक के बाद एक 2 क्वार्टर्स में जो गिरावट हो तो उसको फिर मंदी कहते हैं। और मंदी का असर ये होता है कि एक तो आमदनी गिरती है, दूसरा बिजनेस का प्रॉफिट गिरता है, तीसरा रोजगार कम हो जाता है, क्योंकि जो बिजनेस होते हैं वो फिर जो लोग होते हैं, उनके कामगार होते हैं, उनकी छटनी करना शुरू कर देते हैं। अमेरिका, यूरोप और चीन जैसी अर्थव्यवस्थाओं का मंदी में फंसना लगभग तय लग रहा है। अमेरिका महंगाई को काबू में करने के लिए लगातार ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर रहा है। इस साल अमेरिका की अर्थव्यवस्था ने 2 तिमाहियों में नेगेटिव ग्रोथ दर्ज की है। अमेरिका पर करीब $1 लाख का कर्ज लग चुका है। वहीं रूस यूक्रेन युद्ध ने आग में घी डालने का काम किया है। दोनों देशों के बीच लंबे समय से जारी युद्ध की वजह से सप्लाई चेन पर बुरा असर पड़ा है। कच्चे तेल की कीमतों में काफी उछाल आ चुका है। दुनिया भर में
कई जरूरी कमोडिटीज की कमी का संकट पैदा हो गया। पूरी दुनिया को महंगाई परेशान कर रही है। ब्रिटेन में महंगाई 40 साल में सबसे ऊपर है। अमेरिका में भी इसी के आसपास है। इसके अलावा चीन को जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। महंगाई को काबू करने के लिए दुनिया भर के सेंट्रल बैंक लगातार ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं। डॉलर की बढ़ती कीमतें विकासशील और विकसित देशों के लिए बड़ा सरदर्द बनकर खड़ी हो गई है। फॉरेक्स रिजर्व घटने से कई देशों की करेंसीज में भी लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। अब भारत की भी बात कर लेते हैं कि मंदी की आहट के बीच भारत कहां पर खड़ा हुआ नजर आ रहा है। जाहिर है जब उल्टी हवा पूरी दुनिया में चल रही है तो भारत पर भी इसका असर पड़ना तय है। वर्ल्ड बैंक ने भारत की मौजूदा साल के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट में 1% की कटौती करके इसे 6.5% कर दिया है। वैसे वर्ल्ड बैंक ने यह भी कहा कि भारत दूसरे दक्षिण एशियाई देशों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है और दुनिया के बाकी देशों की तुलना में मजबूती से आगे बढ़ रहा है। रेटिंग एजेंसी फिच ने भी भारत की ग्रोथ रेट का अनुमान कम किया है। इसी तरह जापानी ब्रोकरेज फर्म नोमुरा ने भारत की आर्थिक विकास दर के अनुमान को कम कर दिया है। नोमुरा ने कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की आर्थिक विकास दर में तेज गिरावट आएगी और यह घटकर 5.2% रह जाएगी। इससे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी मौद्रिक नीति की समीक्षा में चालू वित्त वर्ष के लिए ग्रोथ रेट अनुमान को 7.2% से घटाकर 7% कर दिया था। इस बारे में भी हमने एक्सपर्ट से बात की, आइए उन्हें सुनते हैं। भारत में तो असंगठित क्षेत्र में 94% लोग काम करते हैं। उसका उत्पादन अगर आप कृषि से अलग देखें तो 31% है। कृषि को जोड़ ले तो 31 और 14 मतलब 45% उत्पादन है। ये जो हमारा जो असंगठित क्षेत्र है वो तो पहले से ही गिर रहा है। तो इसलिए जैसे मैंने हिंदू में आर्टिकल लिखा था 4 महीने पहले कि हमारा रेट ऑफ ग्रोथ जो दिखाया जा रहा है वो तो संगठित क्षेत्र का रेट ऑफ ग्रोथ है। और खासकर जो क्वार्टरली आंकड़े होते हैं उसमें तो जो असंगठित क्षेत्र है उसमें कृषि के अलावा कुछ होता ही नहीं है। और कृषि में भी जो आंकड़े आते हैं वो बताए जाते हैं कि हमने टारगेट को फुलफिल कर लिया है, कि मतलब टारगेट इतना था हम उस पर पहुंच गए। लेकिन अभी जैसे हमें पता है कि मार्च अप्रैल में बहुत गर्मी जल्दी आ गई, गेहूं के उत्पादन में बहुत कमी आई, जो सब्जियां हैं जो सिट्रस फ्रूट्स हैं उनके उत्पादन में कमी आई। अभी भी जैसे कहा जा रहा है कि जो पैडी है उसकी फसल पहले तो जो बारिश देर से हुई फिर बाढ़ ज्यादा आ गई तो वो भी कम होगी। उसी तरह और जो कोर्स ग्रेन्स होते हैं हमारी जो खरीफ की फसल में वहां पे कमी है, जो सब्जियां हैं उसमें कमी है। तो टारगेट कैसे फुलफिल हुआ? तो टारगेट तो फुलफिल होगा नहीं। तो इसका मतलब है कि हमारे कृषि में भी गिरावट है। जो सरकार बार बार कहती रहती कि 3% की बढ़त है, मेरा नहीं मानना कि 3% की बढ़त है। तो कुल मिला के जो असंगठित क्षेत्र है उसमें तो गिरावट ही है। और क्योंकि गिरावट है तो इसलिए मेरा मानना है कि हमारे यहाँ मंदी ऑलरेडी आ गई है। दुनिया भर के आर्थिक जानकारों की माने तो इस आर्थिक मंदी का सबसे ज्यादा असर अमेरिका पर ही होगा। उसके बाद ब्रिटेन और यूरोप को मंदी की गहरी चोट पड़ सकती है। चीन भी लपेटे में आएगा। हालांकि भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा, लेकिन भारत पर मंदी का असर काफी कम रहने के आसार हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की हालिया रिपोर्ट में कहा गया कि दूसरे देशों की तुलना में भारत एक चमकते सितारे की तरह है। ये था आज का खर्चा पानी। इसे आपके लिए लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। मेरा नाम दिव्यांशी है। देखते रहिए दी लंदन टॉप। शुक्रिया।